हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद एजुकेशन में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेब डेवलपमेंट के कितने स्टोरेज जो कि अवेलेबल है और उनमें से कौन से दो स्टोरेज के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। यदि आप बिगिनर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो है। आपको स्टोरेज के बारे में सब कुछ एक ही वीडियो में सीखने को मिलने वाला है। आप कभी भी आपसे कोई इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन करेगा कि स्टोरेज क्या होते हैं, तो आप ऐसा ना हो कि आपके सामने कि ये कोई नया कीवर्ड निकल के आएगी, स्टोरेज तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो आप जो है ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो अब बात करते हैं कि मैंने क्या एनवायरनमेंट सेटअप किया हुआ है इस वीडियो के लिए, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे api.html एक फ़ाइल क्रिएट की हुई है और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है js.js, तो मैंने उसको इंक्लूड कर लिया इस फाइल के अंदर। अब हम सारा प्रैक्टिस जो है कि इस फाइल के अंदर करेंगे। अब बात करते हैं कि जो स्टोरेज जो है वो क्रोम के अंदर या किसी भी ब्राउज़र के अंदर हम कहाँ पे देख सकते हैं। तो आप जो है किसी भी वेबसाइट को ओपन कर लीजिए या आपका पेज ओपन कर लीजिए और राइट क्लिक कीजिए, और राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट बटन मेन्यू पर क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद हम चलेंगे, ये हमारे सारे टैब्स अवेलेबल है। ये बेसिकली डिबगर, वेबसाइट डिबगिंग इसको बोलते हैं। तो एप्लीकेशन के टैब पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टोरेज, यहाँ पे स्टोरेज मेन्यू के अंदर हम चेक करेंगे लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज एंड इंडेक्स डीबी, वेब एसक्यूएल जो कि रिमूव कर दिया गया, एंड कुकीज़ एंड प्राइवेट स्टेट टोकन्स एंड इंटरेस्ट ग्रुप और शेयर्ड स्टोरेज और कैश स्टोरेज। तो इतने सारे स्टोरेज जो कि वेब डेवलपमेंट के अंदर यूज़ में लिए जाते हैं और इतने सारे अवेलेबल होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज के बारे में और इसका यूज़ क्यों किया जाता है वेब डेवलपमेंट के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इनके कंपैरिजन के बारे में, लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज और कुकीज़ के कंपैरिजन में। तीनों को मैं यहाँ पे इसलिए ले रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, लेकिन हम बात नहीं करेंगे कुकीज़ के बारे में। ओनली फॉर हम कंपैरिजन चेक करेंगे तीनों का। कुकीज़ के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा इसके बाद, जो कि आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इनके कंपैरिजन की तरफ। अब हम बात करते हैं इनका कंपैरिजन की। तो लोकल स्टोरेज में एवरेज जो है 5 to 10 MB का हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, और स्टोरेज कैपेसिटी में हम बात करें तो, एंड सेशन स्टोरेज की क्या स्टोरेज कैपेसिटी हम बात करेंगे तो उसमें भी 5 to 10 डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। बेसिकली सारा डेटा जो है हम स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही स्टोर कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि इसमें मैं इमेज या वीडियो स्टोर कर लूँ, तो आप नहीं कर सकेंगे। और कुकीज़ के अंदर जो ओनली फॉर 4 KB आप स्टोरेज कैपेसिटी होती है कुकीज़ की। और ऑटो एक्सपायरी की हम बात करेंगे तो लोकल स्टोरेज को जब तक मैन्युअली या फिर डिलीट नहीं करते हैं जब तक, तो वो स्टोर ही रहता है ब्राउज़र के अंदर। और सेशन स्टोरेज जो होता है वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाता है जब तक वो टैब ओपन है। जब हम टैब क्लोज करेंगे तो वो एक्सपायर। अभी हम सारा इन सभी का प्रैक्टिकल हम देखने वाले हैं। और कुकीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली जो विद टाइम के साथ जो है एक्सपायर हो जाती है। और सर्वर साइड एक्सेसिबिलिटी देखें, हम किसी को एक्सेस कर सकते या नहीं कर सकते सर्वर के ऊपर, मतलब लोकल स्टोरेज को नहीं कर सकते, ये क्रोम के ऊपर स्टोर होता है। और सेशन स्टोरेज को भी हम नहीं कर सकते हैं। और कुकीज़ को जो कि हम एक्सेस कर सकते हैं किसी भी सर्वर साइड के ऊपर, या हमारी कोई API जो कि हमने किसी की API ली हो तो हमारी कुकीज़ को रीड आउट कर सकता है। एंड डेटा ट्रांसफ़र HTTP रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे क्या होगा कि हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं किस सर्वर के ऊपर या किसी को भी। तो कुकीज़ से हम जो है डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और डेटा परसिस्टेंस देखें, मतलब डेटा हम डिलीट कैसे होगा इसमें। तो इसका मतलब ये है कि जब लोकल स्टोरेज में जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे तो जब तक डेटा हमारा डिलीट नहीं होगा। और सेशन स्टोरेज के अंदर जब तक हम टैब क्लोज नहीं करेंगे तब तक हमारा डेटा डिलीट नहीं होगा। और कुकीज़ के बारे में हम बात करेंगे तो जब तक हम एक्सपायरी टाइम उसका नहीं आएगा कुकीज़ का, तब तक वो एक्सपायर नहीं होगी। तो कुकीज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें स्टोर की जाती है। एंड सेशन स्टोरेज जो है बेसिकली कुछ कामों के अंदर ही यूज़ किया जाता है। और लोकल स्टोरेज का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वेब डेवलपमेंट के अंदर। आइए हम प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं और देखते हैं किसी एक वेबसाइट को कि उसने क्या क्या स्टोरेज यूज़ किए हुए हैं।
तो यहाँ पे मैं मनी कंट्रोल की एक वेबसाइट को ओपन करता हूँ और इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ F12 प्रेस करके, और एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। और लोकल स्टोरेज में मैं चेक करूँगा कि इसने क्या क्या यूज़ किया हो। तो देखिए यहाँ पे इसने लोकल स्टोरेज का यूज़ किया हुआ इनके डेवलपर ने, और यहाँ पे इनकी बहुत सारी जो है डेटा को स्टोर किया हो। देखो स्ट्रिंग फॉर्मेट में और जेसन फॉर्मेट में, क्योंकि इसने स्ट्रिंगिफाई करके यहाँ पे रखा हुआ, तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। और सेशन स्टोरेज में चेक करें तो सेशन स्टोरेज में यहाँ पे इन्होंने कुछ भी यूज़ नहीं किया हुआ है। और बात करें कुकीज़ की, तो कुकीज़ के अंदर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है स्टोर की हुई है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा इसका वाइड यूज़ है तीनों स्टोरेज का, और सबसे ज़्यादा लोकल स्टोरेज और कुकीज़ का यूज़ किया जाता है। तो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है यदि आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं तो। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले लोकल स्टोरेज की। तो लोकल स्टोरेज क्या होता क्या है बेसिकली, तो लोकल स्टोरेज में कोई भी हम डेटा स्टोर कर सकते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो उसका सिंटेक्स क्या होता है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। सेट आइटम में 2 पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं। पहला होता है कोई भी हमारी की का नेम जो भी हम पास कर उसमें डेटा स्टोर करना चाहेंगे, और सेकंड होगा आर्ग्यूमेंट पैरामीटर जो होगा उसमें हम डेटा पास करेंगे। अब हम इसको सेव करने के बाद हमारे कोड को रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमने लोकल स्टोरेज में स्टोर किया, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा डेटा है वो स्टोर हो चुका है यूज़र के अंदर, यूज़र नाम की की में, और आज़ाद यहाँ पे प्रिंट स्टोर हो चुका है। तो अब ये डिलीट कैसे करेंगे, वापस हम यहाँ से राइट क्लिक करके भी हम डिलीट कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और यूज़र हमें की का नेम यहाँ पे देना है। और सेव करने के बाद हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे देखिए सेव होने के बाद जो की रिमूव हो चुकी है। और किसी की हमें वैल्यू मॉडिफाई करनी है तो वो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लोकल स्टोरेज गेट आइटम नहीं सेट आइटम का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और चेक करेंगे हम की का नाम यहाँ पे देंगे, और उसको वैल्यू में अपडेट कर दूँगा यहाँ पे वेलकम। तो हमें ये कोड कमेंट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये वाली वैल्यू सेट हुई होगी, देन उसके बाद जो है वेलकम उसमें अपडेट हो चुका है। तो इस तरह से हम जो कि लोकल स्टोरेज का यूज़ करते हुए हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई API का डेटा है तो वो कैसे स्टोर करेंगे लोकल स्टोरेज के अंदर। तो यहाँ पे मेरे पास एक API है, तो इसको मैं कॉल करता हूँ, और लोकल स्टोरेज के अंदर मैं यहाँ पे स्टोर कैसे करेंगे उसको चेक करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे फेच डेटा मैं यहाँ पे कॉल फेच API का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा API कॉल करने के लिए। और रेस्पॉन्स एक कॉल बैक फंक्शन हमें यहाँ पर डिफाइन करना होगा, रेस्पॉन्स डॉट जेसन, जो कि जेसन फॉर्मेट में डेटा रिटर्न होगा इस API के अंदर। और यहाँ पे फिर से हमें कॉल बैक फंक्शन यहाँ पर डिफाइन करेंगे डेटा, और इस डेटा को हम स्टोर करेंगे लोकल स्टोरेज के अंदर। की का मैं नेम दूंगा API, और स्टोर करेंगे डेटा को। अभी चेक करेंगे तो आप ये डेटा स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमने नहीं दिया, तो इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब हमें क्या करना है कि इसको यूज़र फॉर्मेट में, ताकि इजीली हम एक्सेस कर सके वापस से, तो हमें क्या करना होगा, इस डेटा को स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। यदि जेसन है तो उसको स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम जेसन डॉट यहाँ पर स्ट्रिंगिफाई का यूज़ करेंगे किसी भी जेसन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, और सेव करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो API का जो रेस्पॉन्स है वो यहाँ पे स्टोर हो चुका है। अभी हम सारा सब कुछ जो यहाँ पे हम कर रहे हैं वो सब कुछ यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। जैसे कि आपको चेक करना है कि कोई की एग्जिस्ट करती है लोकल स्टोरेज में या नहीं करती है, तो वो कैसे चेक करेंगे, और इस हमने जो डेटा स्टोर किया उसको कैसे एक्सेस करेंगे। तो लोकल स्टोरेज गेट आइटम यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, और हमें हमारी यहाँ पे की का नेम देना है, फिर एंटर करेंगे। तो इस तरह से हम क्या उस
हमने जो नेम के ऊपर हमने डेटा स्टोर किया उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। अभी हम चेक करेंगे कि यदि कोई की एग्जिस्ट नहीं करती तो यहाँ पे क्या रिटर्न होगा। तो यहाँ पे नल रिटर्न होगा। यदि आप जो है रॉन्ग की का नेम आप दे देते हैं तो यहाँ पर नल हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम लोकल स्टोरेज में डेटा स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं जैसा कि मैंने यहाँ पे स्टोर किया है, ये लोकल स्टोरेज देखिए किस ओरिजिन पे ये सेव हुआ है, लोकल होस्ट पे। यहाँ पे मैं चेक करूँगा लोकल होस्ट, और यहाँ पे भी इंस्पेक्ट करके हम चेक करेंगे तो यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने जिस ओरिजिन पे डेटा सेव होगा हम वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं इस डेटा को। अब हम बात करते हैं सेशन स्टोरेज की। इसको हम रिमूव कर देते हैं और सेशन स्टोरेज यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। इसमें भी सेम प्रोसीजर और कुछ भी नहीं है, केवल इस कीवर्ड का डिफरेंस है। यहाँ पे हम स्टोर करेंगे API वेलकम, ठीक है। और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ हमारे इस पोर्ट को, या इस URL को रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि सेशन स्टोरेज के अंदर हमारी जो की स्टोर हो चुकी है, की के ऊपर हमने डेटा को स्टोर किया वो स्टोर हो चुका है। अब हम चेक करते हैं इस टैब के ऊपर जो कि हमने लोकल होस्ट को ओपन किया। यहाँ पर रीलोड करता हूँ, यहाँ पे जो है सेशन स्टोरेज आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस टैब के ऊपर हमने सेव किया है वो उसी टैब पे हम उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा सेशन स्टोरेज का यूज़ किया जाता है सिंगल पेज एप्लीकेशन के अंदर, जैसे कि रिएक्ट हो गया, नेक्स्ट.js हो गया, उन सभी में जो कि बहुत सारा डेटा जो कि क्योंकि एक ही टैब पे वो जो है वर्क कर रही होती है, तो उसमें यूज़ किया जाता है सेशन स्टोरेज का। तो सेशन स्टोरेज में भी वही सेम प्रोसीजर होगा किसी भी की को रिमूव करने के लिए या डिलीट करने के लिए, और API का डेटा भी स्टोर करना, तो सेम प्रोसीजर होगा। तो इस तरह से आप समझ चुके होंगे कि सेशन स्टोरेज और लोकल स्टोरेज होता क्या है और इनमें क्या कंपैरिजन है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। या आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।